Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the part 2 of the chemical properties which can directly or indirectly affect the formulation. Basically हम लोग प्री फॉर्मुलेशन के फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी फॉर्मुलेशन को अफेक्ट कर सकती है। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जहां पर हमने देखा था ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में और हाइड्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, वहां पर हम लोग उन तीनों के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले चुके हैं और वहां पर हमने ये भी जाना था कि उन सभी रिएक्शन से कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ता है। अगर कंपाउंड का नेचर चेंज होता है तो कंपाउंड की जो एफिकेसी है वो लॉस हो सकती है। इसी प्रकार से आपके तीन और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें आपकी फोटोलाइसिस, रेसिमाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, ये भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके कंपाउंड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फोटोलाइसिस के बारे में। देखिए इसके नाम में लिखा है फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और फोटो का मतलब होता है लाइट। अगर आपका कंपाउंड लाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट मीन कोई ना कोई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा या रीअरेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज होगी। और आप लोग जानते ही हैं स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या होता है, कंपाउंड की एक्टिविटी लॉस भी हो सकती है ना। तो फोटोलाइसिस ना हो इसी का हमको ध्यान रखना है, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड आपका फोटोसेंसिटिव है या नहीं है। अगर फोटोसेंसिटिव है तो उस कंपाउंड को हम लोग लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में ही स्टोर करते हैं या लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फोटोलाइसिस का मतलब क्या है। इफ द केमिकल कंपाउंड, अगर कोई केमिकल कंपाउंड एब्जॉर्ब द लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, वो एनर्जी के पास ऐसा पोटेंशियल होता है, एनर्जी विद द पोटेंशियल टू ब्रेक और रीअरेंज द बॉन्ड। यानी कि कंपाउंड ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, कंपाउंड ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब वो एनर्जी क्या कर सकती है, आपके कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है या रीअरेंज कर सकती है। ठीक है, आगे लिखा है प्रोड्यूस लाइट इमिशन सच एज फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस और इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे ही एनर्जी आएगी तो तीन तरह के एक्शन दिख सकते हैं, फ्लोरोसेंस हो सकता है, फॉस्फोरेसेंस हो सकता है या फिर टेम्परेचर बढ़ सकता है कंपाउंड का। अगर ये तीनों एक्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं या कोई भी एक देखने के लिए मिल रहा है, मान लेते हैं टेम्परेचर ही बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, कंपाउंड के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। कंपाउंड के बॉन्ड या तो ब्रेक हो जाएंगे या रीअरेंज हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। तो दैट मीन कहीं ना कहीं कंपाउंड के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं एंड इट कैन डायरेक्टली लीड टू द हैजार्डस इफेक्ट्स ऑन द कंपाउंड। ये कंपाउंड पर एक बुरा प्रभाव डालते हैं जिससे उसकी एक्टिविटी भी लॉस हो सकती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे फोटोलाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर कंपाउंड आपका फोटोकेमिकल है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कंपाउंड है आपका, उसके साथ में आपने कोई एक्सिपिएंट लिया है। अब वो एक्सिपिएंट क्या है, फोटोकेमिकल है, दैट मीन हाईली सेंसिटिव है किसको, लाइट को एमिट करने के लिए, यानी कि वो लाइट को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करा सकता है। तो दैट मीन वो एपीआई का क्या कर सकता है, फोटोलाइसिस कर सकता है। इसके अलावा आपका एपीआई क्या है, फोटोसेंसिटिव है। आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो इतना सेंसिटिव है कि वो लाइट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां पर भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपकी ड्रग यूवी एंड वायलेट रीजन में रखी है, ठीक है, और ऐसे रीजन में, क्योंकि इनकी क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है ना। अगर शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई रे है आपकी, उस रे की वेवलेंथ क्या है, छोटी है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यूवी वायलेट पोर्शन दैट मीन द मोर एक्टिव। इसके बाद शॉर्टर वेवलेंथ मोर एनर्जी, है ना। अगर आपका कंपाउंड यूवी वायलेट एनर्जी रीजन के बीच में आ जाता है या उसके कांटेक्ट में आ जाता है, देन इट कैन इजीली लीड टू द फोटोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद हेंस फोटो डिग्रेडेशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, तो फोटो डिग्रेडेशन आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, जो आपकी लाइट है जिसके वो कांटेक्ट में आ रहा है उसकी वेवलेंथ कैसी है, शॉर्टर है या लॉन्गर है। शॉर्टर होगी तो डिग्रेड हो जाएगा, है ना। और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, आपका लाइट की इंटेंसिटी क्या है, किस एंगल से डाली जा रही है, ठीक है, या किस सोर्स से आ रही है। तो इन सब चीजों पर आपका फोटो डिग्रेडेशन डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेसिमाइजेशन के बारे में।
बेसिकली रेसिमाइजेशन आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, जहां पर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा था। आप लोग जानते हैं कुछ कंपाउंड आपके ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होते हैं जो पीपीएल दैट मीन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अगर कंपाउंड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है तो दैट द डेक्स्ट्रोफॉर्म, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। अगर कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है तो वो आपकी लिवो रोटेटरी फॉर्म कहलाती है। अब क्या होता है, एक प्रोसेस आपका होता है रेसिमाइजेशन, जहां पर हम दोनों फॉर्म को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देते हैं, यानी कि 50% आपका डेक्स्ट्रो फॉर्म होगी और 50% आपकी लिवो फॉर्म होगी। तो ऐसा मिक्सचर आपका क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, अब कंपाउंड आपका स्टेबल रह सकता है इस मिक्सचर में क्योंकि दोनों में दोनों इक्वल अमाउंट में है। लेकिन मान लेते हैं किसी एक फॉर्म का रेशियो बढ़ जाए, डेक्स्ट्रो फॉर्म आपकी ज्यादा हो जाए और लिवो फॉर्म आपकी ज्यादा हो जाए, और साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि लिवो फॉर्म में वो अच्छा काम करता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में नहीं करता, तो डेक्स्ट्रो फॉर्म बढ़ गई तो दैट मीन कंपाउंड की एक्टिविटी कम हो गई है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कंपाउंड चेंजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन, है ना। ये क्या करता है, अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन। आपको पता है कि जितने भी आपके आइसोमर्स होते हैं, चाहे तो आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स हो या स्टीरियो आइसोमर्स हो, वो सभी क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रखते हैं। सबका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, बस चेंज क्या होता है, उनमें आपकी स्ट्रक्चर चेंज होती है। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब क्या है, कोई बॉन्ड चेंज होगा, किसी बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, दैट मीन छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, लेकिन फाइनली आपका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, वो सेम ही रहता है ना। तो आइसोमर है, चाहे वो डी फॉर्म में रहे या एल फॉर्म में रहे, रहेगा वो सेम ही, लेकिन चेंज क्या हो जाएगी उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो डेक्स्ट्रो से लिवो में आ जाएगा या लिवो से डेक्स्ट्रो में आ जाएगा। इसके बाद इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ वन इनएंशियोमेरिक फॉर्म सच एज डेक्स्ट्रो फॉर्म टू अदर इनएंशियोमेरिक फॉर्म मीन लिवो फॉर्म। इसमें क्या होता है, आपकी कोई एक फॉर्म, कोई एक इनएंशियोमेरिक फॉर्म डेक्स्ट्रो या लिवो आपकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मान लेते हैं पहले वो डेक्स्ट्रो है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिवो फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद अब हम रेसिमाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो ये आपका होता किसमें है, रेसिमिक मिक्सचर में होता है। दैट्स अकर्स इन द मिक्सचर कंटेनिंग इनएंशियोमर्स इन इक्वल क्वांटिटीज। मैंने आपको बताया 50-50% होगा आपका, रिजल्टिंग सैंपल ऑफ एज रेसिमिक और रेसिमेट, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर में बेसिकली ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, जहां पर क्या होता है किसी एक का रेशियो बढ़ जाता है। अब इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोक्विन, आप सभी को पता है क्लोरोक्विन आपकी यूज की जाती है, या क्विनिन की बात करते हैं, मलेरिया में यूज की जाती है। लेकिन जो मलेरिया में यूज की जाती है वो सिर्फ लिवो फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रो फॉर्म नहीं होती। कंपाउंड दोनों सेम है आपके, डेक्स्ट्रो भी वही कंपाउंड है, लिवो भी वही कंपाउंड है, बस चेंज क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो इसको पता करना बहुत जरूरी है कि कंपाउंड आपका किस फॉर्म में ज्यादा एक्टिव है ना। इसी में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लिवो एफेड्रिन होती है, एफेड्रिन की लिवो फॉर्म होती है, वो उसकी डेक्स्ट्रो फॉर्म से 15 से 20 गुना ज्यादा क्या होती है, हाईली एक्टिव होती है ना। तो आप लोग किसको प्रीफर करोगे, डेक्स्ट्रो को या लिवो को? लिवो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तो आपका टारगेट क्या होगा कि लिवो फॉर्म को आप लोग यूज करें। तो इसीलिए रेसिमिक या रेसिमाइजेशन को पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट वन इज द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन आपकी एक अभिक्रिया है जहां पर आपका ड्रग मॉलिक्यूल आपस में कई सारे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़कर एक चेन का निर्माण करता है, या अपने ही खुद के मॉलिक्यूल के साथ में, मान लेते हैं ये आपका मॉलिक्यूल है ड्रग का, ये अपने ही मॉलिक्यूल में इस तरीके से एक चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अगर आपका ड्रग मॉलिक्यूल सिंगल एंटिटी है ना, कोई सिंगल मॉलिक्यूल चाहे तो वो ड्रग का है या एक्सिपिएंट का है, अगर वो अपने ही ऐसे मॉलिक्यूल में या किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ में एक चेन का निर्माण कर लेता है, तो यही पॉलीमराइजेशन कहलाता है। अब सिंपली आप सोचिए, उसने किसी चेन का निर्माण किया, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में वो जुड़ गया। अब जुड़ा है तो किसी बॉन्ड ब्रेक की वजह से जुड़ा है, मतलब बॉन्ड टूटा होगा तब जाके वो दूसरे बॉन्ड के साथ में उसने कुछ शेयर किया होगा, तब जाके वो आपस में अटैच हुए होंगे। तो दैट मीन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। और साथ ही साथ जब ये एक छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, पार्टिकल साइज बढ़ जाता है, और आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि पार्टिकल साइज कम होना चाहिए। तो ये भी क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। यहाँ पर लिखा भी है, इट इज ए कंटिन्यूअस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी होती रहती है अकरिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर। पॉलीमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम
मोर देन वन मोनोमर, एक से ज्यादा मोनोमर्स आपके आएंगे तब जाकर आपका पॉलीमर बनेगा। इट इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोमर, मोनोमर के बीच में होने वाली केमिकल रिएक्शन है टू फॉर्म पॉलीमर चेन और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, आपका एक मोनोमर के बीच में होने वाली रिएक्शन है जहां पर आपकी पॉलीमर चेन बनती है या कोई 3D स्ट्रक्चर बन जाती है। मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है या इस तरीके से भी हो सकता है, कोई भी 3D स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे कि आपका एक मॉलिक्यूल है HCHO। ठीक है, ये पॉलीमराइज होने के बाद क्या बनाता है, पैरा HCHO। ठीक है, दैट क्रिस्टलाइज आउट द सॉल्यूशन, जो कि अपने अंदर से सॉल्यूशन को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट शो कर रहा है जो कि कंपाउंड की एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके बाद आपका एक छोटा सा एग्जांपल है डार्कनिंग ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। जब आप ग्लूकोज को वाटर में घोलते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोलिसिस की वजह से। आपकी चीनी पानी के साथ में रिएक्शन करती है और टूट जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है। वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्या कर सकता है, पॉलीमराइज हो सकता है ना। आपको जो सॉल्यूशन बना है हाइड्रोलिसिस की वजह से, आगे चल के आपने देखा होगा चीनी का सॉल्यूशन क्या होता है, डार्क हो जाता है, उसका कलर ब्राइट हो जाता है ना, येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो होता किस वजह से है, क्योंकि आपको जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है ग्लूकोज का, वो आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, वो मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं। अब आपका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है कौन सा, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफूरल। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद इसमें कन्वर्ट होती है और ये मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होकर पॉलीमराइजेशन कर सकता है। तो गाइस, अभी तक हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, फोटोलाइसिस, रेसेमाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, इनको पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं दे कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द फॉर्मुलेशन। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर लोग इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं तो प्री फॉर्मुलेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड इवन अगर आगे चल के आप कोई रिसर्च परफॉर्म करते हैं, दैट मीन किसी कंपाउंड को फॉर्मुलेट करते हैं, तो प्री फॉर्मुलेशन आपको करना ही पड़ेगा और वहां पर यही नॉलेज आपके काम आएगी। ठीक है, एंड इफ यू फील एनी डाउट इन दिस टॉपिक, even in the part 1 video and this part of video, so please mention in the comment box. I will try to solve it and मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी ही इसके नोट्स मिल जाएं टेलीग्राम चैनल में। आप लोग वहां से इसका कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।